हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो जब लास्ट टाइम जो डिस्कशन किए थे कैसे यूरोपियों का आगमन होगा उसी का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, तो बेसिकली देखेंगे भौगोलिक खोजों का युग क्यों प्रारंभ हुआ। जैसे हम लोग बात किए थे कि कस्तुतनिया के पतन के कारण दो चीज हुआ। हम लोग क्या बात किए थे कि कस्तुतनिया के पतन के कारण दो चीज हुआ। पहला क्या हुआ, भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हुआ, भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हुआ। और दूसरा क्या बोले थे, यूरोप का आधुनिकीकरण शुरू हुआ, आधुनिकीकरण शुरू हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या बोले हैं, दो चीज होगा, भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ होगा और यूरोप के आधुनिकीकरण का युग प्रारंभ होगा। एक चीज हम क्लियर कर दें, कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिनको नोट्स बनाना होगा बनाएंगे, जिनको नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे अब कि हम पीडीएफ जो जो वीडियो बना दिए उसका पीडीएफ डाल दें, ताकि जिनको नोट्स लिखना है लिखें और जिनको नहीं लिखना अपना डाउनलोड कर लें। लेकिन मेरा फिर से सजेशन होगा, पीडीएफ तो अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन अपने हैंड राइटिंग में जो लिखिएगा उसका अलग वैल्यू होता है, वो लंबे समय तक याद होता है। और फिर हम बता रहे हैं मेरा मकसद नोट्स पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है किताब की ओर कैसे जाए। और दूसरा चीज, जो बिना मतलब का चीज रटते रहते हैं उससे कैसे दूर निकला जाए, उससे भी मेरा मतलब है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री आएंगे तब यूरोपियों का आगमन पढ़ाएंगे बढ़िया से, यूरोपियों का आधुनिकीकरण बताएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं भौगोलिक खोज का युग कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, इसी पर काम करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। अब देखो फिर से एक बार थोड़ा वर्ल्ड मैप आना होगा थोड़ा सा। हम लोग क्या बोले थे, रोमन साम्राज्य को देखना होगा। हम लोग क्या बोले थे कि रोमन साम्राज्य बाद में देखोगे दो भाग में बढ़ जाएगा, यही है रोमन साम्राज्य। और यही रोमन साम्राज्य बाद में दो भाग में बढ़ जाएगा। हम बोले थे ये हो जाएगा पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक हो जाएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ये हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब जब हम पश्चिमी रोमन साम्राज्य का बात करते हैं तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या है, रोम है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या है, कस्तुतुनिया है, जिसको आज हम लोग इस्तांबुल बोलते हैं। कस्तुतुनिया है, कस्तुतुनिया मतलब तुर्की। अब इसकी विशेषता क्या थी, जब इसको वर्ल्ड मैप में देख लो तो इसको ऐसे देख लो, मतलब क्या, यही है, ये हो गया, यही हो गया कस्तुतुनिया तुर्की। अब यहां क्या हुआ, तो यहां ऑटोमन ऑटोमन तुर्कों ने ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार स्थापित कर लिया, ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार स्थापित कर लिया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो भाई ऑटोमन तुर्कों ने जब अधिकार स्थापित कर लिया तो स्वाभाविक है यहां से ट्रेड रूट बंद हो गया। मतलब ट्रेड रूट का मतलब है व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। अब व्यापारिक मार्ग कौन कौन था, तो जो भी इस हिस्से को इस हिस्सा से जोड़ रहा था, इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ रहा था, इसकी जो कड़ी थी, तुर्की थी, इसको रोक लिया। तो अब स्वाभाविक है नए मार्ग की जो खोज होगी उसी को बोलेंगे भौगोलिक खोज का प्रारंभ। अब भौगोलिक खोज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। भौगोलिक खोज का एक कस्तुतुनिया का पतन तो एक कारण था, और भी क्या क्या कारण था इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये मैप, वर्ल्ड मैप जब भी देखिएगा तो हम बढ़ाएंगे तो वर्ल्ड मैप जरूर एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। हो सकता है सैटरडे संडे कभी हम मैप को कैसे पढ़ा जाए उस पर काम कर लेंगे, और जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इस सैटरडे संडे तो क्लास ले रहे हैं, अगले बार से क्या करेंगे, अगर रिसोर्स बढ़ा तो सैटरडे को ऑनलाइन आएंगे और मंडे टू फ्राइडे जितना वीडियो आया होगा उसको ऑनलाइन में एक क्लास में समअप कर देंगे, ताकि बच्चों का जो समस्या है ऑनलाइन में पूछ ले और जो समस्या है उसको डील कर ले। ठीक है, वो तो आगे का बात है, फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो एक बार वर्ल्ड मैप देख लिए, तुर्की दिख रहा है और मुख्य रूप से रास्ता बंद हो गया। जो व्यापार समझो सिकंदर के समय से चल रहा था वो व्यापार अचानक बंद हो गया। और हम क्या बोले हैं, ये विलासता संबंधी वस्तुओं के निर्यातक हैं, और इसका कौन है, तो बड़े बड़े सामंत और शासक इसकी मांग करेंगे। तो स्वाभाविक है ये व्यापार बंद होने का अल्टरनेट रास्ता खोजेगा। वही अल्टरनेट रास्ता कैसे खोलेगा और उसी रास्ते से कैसे यूरोपियन आएंगे, वही हमारा अध्ययन का विषय है। तो आ जाइए देखते हैं। अब देखिए, जब हम बोलते हैं भौगोलिक खोज का कारण, थोड़ा सा देख लेते हैं। भौगोलिक भौगोलिक खोज का कारण, हमको लगता है पढ़ पा रहे हो हैंड राइटिंग, अपने हिसाब से बड़ा साफ लिखने का प्रयास किए हैं।
तो पहला जो कारण है हम क्या बोले थे, कस्तुतुनिया का पतन, कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया का पतन पहला कारण है। दूसरा कारण क्या होगा, तो दूसरा कारण क्या है, शासक शासक एवं व्यापारियों द्वारा व्यापारियों द्वारा व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहन प्रोत्साहन। अब नेक्स्ट कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है, तो तीसरा है नए आविष्कारों की खोज, नए आविष्कारों नए आविष्कारों की खोज। जो चौथा पॉइंट बनता है, जो चौथा पॉइंट बनता है वो बनता है मार्को पोलो का वर्णन। सबको एक्सप्लेन करेंगे, मार्को पोलो का वर्णन, मार्को पोलो का वर्णन, ठीक है। और एक अंतिम पॉइंट जो बनता है वो बनता है धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। अब एक एक करके सब प्रॉब्लम को फिर से देख लेते हैं। हमको लगता है आप देख पा रहे होंगे, 2 मिनट के लिए हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पीडीएफ जानबूझ के अपलोड नहीं किए हैं, पीडीएफ अपलोड कर देंगे। एक बार हम पीछे से साइड से हट जा रहे हैं, जिनको देखना होगा देख लीजिएगा। ये 3-4 कारण है। पहला कारण क्या बोले हैं, कस्तुतुनिया का पतन। दूसरा क्या है, शासक एवं व्यापारियों को द्वारा प्रोत्साहन। तीसरा क्या बोले हैं, फिर साइड हो जाते हैं। तीसरा क्या बोले हैं हम, नए आविष्कारों की खोज, नए आविष्कार की खोज या नए आविष्कार खोज क्या होगी, आविष्कार खोज तो दोनों टर्म है। नए आविष्कार, फिर बोलिएगा मार्को पोलो का वर्णन, फिर लिखेंगे धार्मिक कारण, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, कस्तुतुनिया का पतन। इसको समझ लो, कस्तुतुनिया का पतन जब बोलते हैं तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि देखो जी, मैप में एकदम क्लियर कर चुके हैं कि क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या। पुराना जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ जो पूर्वी भाग था, यहाँ पर ऑटोमन तुर्क ने अधिकार कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, तो सारे व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया। अब स्वाभाविक है, जब सारे व्यापारिक मार्ग बंद हो जाएंगे तो एक नया व्यापार का मार्ग खोजने का प्रयास करेगा। दूसरा चीज क्या है, इटली के व्यापारी क्या कर रहे थे, इटली के व्यापारी कुछ तुर्कों से संबंध स्थापित करके बातचीत करके सारा का सारा माल ले आ रहे थे और वो मुंहमामा दाम में बेचना शुरू कर दिए थे। इटली के व्यापारी से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगे थे, अब मुंहमांगा दाम में इसको बेचना शुरू कर दिए थे। तो इटली के व्यापारी के प्रति एक चिढ़ भी था। अब स्वाभाविक है, अब एक नया मार्ग खोजना चाहेंगे, तो नया मार्ग जब खोजना चाहेंगे तो देखिएगा 2 देश सबसे आगे आएगा। अगर वर्ल्ड मैप देखें तो 2 देश सबसे आगे आ रहा है। वो देश कौन है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, स्पेन और पुर्तगाल। आप जो नाम सुनेंगे वो है स्पेन और पुर्तगाल। यहां देखिए, पुर्तगाल रेड से कर दे रहे हैं, पुर्तगाल छोटा सा देश है पुर्तगाल, और छोटा सा देश है स्पेन। इसको हम मान लो ऐसे कर दें पुर्तगाल, और यहां ऐसे कर दे स्पेन। अब इनकी बेचैनी क्या है, इनकी बेचैनी यह है कि सारा लाभ कौन कमा रहा है, इटली का व्यापारी। सारा लाभ कौन कमा रहा है, इटली का व्यापारी। तो इसके मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए। स्वाभाविक है, अगर मैप देख रहे हैं अभी तो स्वाभाविक है रास्ता क्या होगा, यही रास्ता होगा। रास्ता आप यही खोजिएगा, यही आने का रास्ता, भारत आने का रास्ता तो यही हो सकता है। दूसरा रास्ता बोलिएगा ऐसे घूम के जाना, तो ये शायद संभव नहीं था उस समय के लिए। क्यों नहीं था, ज्योग्राफी पढ़िए तो ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल यही रास्ता था, और इसी रास्ता पर कैसे कैसे आए, यही जो पढ़ना है हम लोग को, यह है हमारा भारत कैसे आगमन होगा, इसी को देखना है। अब बताते हैं शासक और व्यापारी क्यों प्रोत्साहन देंगे। 2 कारण है, शासक और व्यापारी इसको प्रोत्साहन क्यों देंगे, तो इसको समझ लीजिए। शासक और व्यापारी प्रोत्साहन देंगे, क्यों देंगे, तो इसका कारण क्या है। अगर शासक शासक अगर प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। अब व्यापार बढ़ेगा तो टैक्स लगा के शासक की आय आएगी, तो शासक को कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैसे ही व्यापार बढ़ेगा तो शासक की आय भी बढ़ जाएगी। देखते नहीं है, सरकार आज भी कई तरह के इकोनॉमिस्ट, कितने अर्थशास्त्र देखते होंगे आप लोग, सरकार आज भी क्या करती है, तो उद्योगपति को कई सुविधा देना चाहती है कि उद्योग लगाइए। उद्योग लगाने में सुविधा देने का क्या होगा, आज नहीं तो कल टैक्स दीजिएगा, लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। तो सरकार आज भी वही काम कर रही है। तो उस समय जो शासक थे इसलिए इंटरेस्ट ले रहे थे कि व्यापार बढ़ गया तो हमको पैसा आएगा।
दूसरा, व्यापारी भी क्या होते हैं, नए मार्ग के खोज के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। स्वाभाविक है, व्यापारी खुद नया मार्ग खोज लेंगे क्या? नहीं खोज पाएंगे। खोजेगा तो कोई नाविक ही खोजेगा। मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट व्यापारी कितना भी एक्सपर्ट होगा तो व्यापार का एक्सपर्ट होगा, समुद्री रास्तों का एक्सपर्ट तो नहीं होगा। इसलिए व्यापारी चाह के भी नया मार्ग नहीं खोज सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंस करेगा कि आप नया मार्ग खोज के लाइए ताकि हम व्यापार करने में सुविधा हो। तो स्वाभाविक है कस्तूरबा का पतन कारण हुआ नए मार्ग की खोज के लिए, और इसको स्पॉन्सरशिप कौन करना शुरू कर दिया? तो शासक और बड़े बड़े व्यापारी। तीसरा जो कारण बताए हैं, हम तीसरा कारण क्या बताएं? तीसरा कारण बताएं कि नए आविष्कार। अब नए आविष्कार का क्या इंपॉर्टेंस समझिए, नए आविष्कार का क्या इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, इस काल में कुछ नए नए आविष्कार होते हैं, जैसे कंपास का आ जाना। कंपास समझते ही हैं क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ की ओर उसका मैग्नेट खड़ा रहेगा। तो अब समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जब बीच में चले जाते हैं तो चारों तरफ अथाह पानी होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि किधर पूरब है किधर पश्चिम है। अच्छा, समुद्र में किसी का घर नहीं होता जो पूछ लीजिएगा हम किधर जाएं। तो समुद्र में एक बार निकल गए तो भटकने का बड़ा दिक्कत है। एक बार भटक गए तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि समुद्र में रिसोर्स क्या होगा, है ही नहीं, तो अंततः समुद्र में ही रह के मर जाइएगा। तो सड़क मार्ग में क्या होता है, आप अगर भटक गए तो आपको याद है बगल में पेड़ है, यहाँ ट्रांसफार्मर था तो यहाँ ये था, तो लौटना शुरू कर देते हैं। लेकिन समुद्र में ना कोई पोल होता है, ना ट्रांसफार्मर होता है, ना कोई व्यक्ति होता है कि भाई दाएं से जाए कि बाएं जाए। तो स्वाभाविक है वहां पर दिशा निर्धारण के लिए कहीं ना कहीं ये कंपास बड़ा इंपॉर्टेंस था। अच्छा, दूसरा बात होगा, तब सर इससे पहले कैसे जाते थे? तो इससे पहले भी काम होता था। उससे पहले क्या होता था? तो सूरज की सहायता से, चांद की सहायता से, तारों की सहायता से दिशा का ज्ञान होता था। लेकिन एस्टेब्लिश रूट में थोड़ा बहुत भटकते भी तो दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब नए मार्ग की खोज करने जाएंगे तब अगर दिशा का ज्ञान नहीं होगा, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन समुद्र में गए, अब बादल ही छाया रह गया, तो क्या दिशा का ज्ञान होगा नहीं? इससे क्या होगा? तो भटकने का संभावना हो जाएगा। तो दूरबीन आ गया, उसका देखो दूरबीन का आविष्कार हुआ, तो दूरबीन में काफी दूर तक देखा जा सकता था। तो ये नए नए आविष्कारों ने भी व्यापार नाविकों को रिस्क लेने के लिए क्या कहते हैं, प्रोत्साहन दिया कि आप रिस्क ले सकते हैं। आप लोग देखिए क्रिकेटर सबको देखिए, मान लीजिए हम लोग बचपन में खेलते थे, टेनिस बॉल से खेलते थे तो पैड पहनने की जरूरत नहीं होती थी, तो भाई स्विप शॉट मार लेते थे। लेकिन जब कॉर्केट बॉल से खेलते थे तो स्विप शॉट मारने में डर लगता था कहीं लग ना जाए चोट। तो स्वाभाविक है, अब हेलमेट पहन लीजिए, पैड पहन लीजिए, तो स्विप शॉट मारने में भी डर नहीं लगता लोगों को। तो वही है, नाविक को एक सहारा मिला कि हम नया खोजे चाहे नहीं खोजे, हम फिर से वापस लौट सकते हैं इसके सहारे, इसलिए वो भी प्रोत्साहन में थे। तीसरा चीज क्या है? मार्को पोलो का वर्णन। मार्को पोलो का वर्णन का मतलब क्या हुआ? मार्को पोलो पहला यूरोपियन था जो चाइना घूमने का मौका मिला, और उसने अपने वर्णन में बताया कि चाइना में कितना संपन्नता है, कितना विशेषता है। तो लोगों को लगा अगर डायरेक्ट व्यापार किया जाए तो कितना लाभ होगा। स्वाभाविक है, हम लास्ट लेक्चर में बताए हुए हैं कि व्यापार हो रहा है यूरोप के साथ, लेकिन मिडिल मैन अरब वासी लोग हैं। तो स्वाभाविक इनको लगा कि अगर डायरेक्ट व्यापार होगा तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक है इसके लिए उत्साहित हो गए। तो मार्को पोलो का वर्णन ने भी इनको बहुत रोमांचित किया। नहीं देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि अमेरिका जाके लोग करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, तो लोग नहीं थे, एक बार अमेरिका चले जाते। तो वैसा ही कुछ उन लोगों को लगा कि एक बार एशिया के साथ डायरेक्ट व्यापार हो गया तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इसलिए भी उत्साहित थे। इसलिए देख लो, व्यापारी भी पैसा लगा रहा है, ये क्या कहते हैं, शासक भी पैसा लगा रहा है। फिर जब बात करेंगे धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण भी एक कारण बना, धार्मिक कारण भी एक कारण बना। अब देखो हुआ क्या कि जिस ढंग से इस्लाम तेजी से बढ़ा तो ईसाई लोगों को लगा कि क्या हम लोग क्या दब जाएंगे। और देखोगे धर्म युद्ध भी, 2 3 धर्म युद्ध भी लड़ा गया, ईसाई और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम शक्ति में धर्म युद्ध भी लड़ा गया। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग नए नए क्षेत्र को खोजें और अफ्रीका में, एशिया में हम अपने धर्म का प्रचार करके ईसाइयों की संख्या बढ़ाएं। तुम देखोगे यही कारण है कि पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो बोला जाता है उनके एक हाथ में तलवार था और तलवार के बल पर व्यापार करना शुरू किए, और दूसरे हाथ में ईसाई मिशनरी का झंडा था और धर्म का प्रचार करने लगे। इसलिए पुर्तगाली का पतन में भी एक बड़ा कारण ये बनता है। तो हम यह देख रहे हैं कि मुख्य रूप से आने का कारण क्या था। अब बेसिकली हम लोग 2 देश पर कंसंट्रेट करेंगे जो इसमें आगे आ रहे हैं। पहला कौन है? स्पेन, और दूसरा कौन है? पुर्तगाल। ये दोनों देश सबसे पहले कोशिश किए कि नया रास्ता का खोज किया जाए
ब्रिटेन तो बहुत बाद में आया, फ्रांस लोग तो बहुत बाद में आया, लेकिन सारा नया रास्ता खोज का जिम्मेदारी इन्होंने ले रखा था, इनको लगा था, बड़ा उत्साह था। तो स्वाभाविक है जो सबसे पहला देश बना पुर्तगाल। और पुर्तगाल का और पुर्तगाल का कुछ लोगों का नाम आपको जानना पड़ेगा, कुछ नाविक का कुछ विशेषता जानना पड़ेगा, ताकि पुर्तगाली को जानने से पहले उनको समझ ले। तो सबसे पहला नाम है हेनरी। हेनरी, एक्चुअली हेनरी नाविक नहीं था। हेनरी क्या था? पुर्तगाल का राजकुमार था, लेकिन इसको समुद्री यात्रा में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए देखिएगा इसका टाइटल है हेनरी नेविएटर। और ये समुद्र यात्रा करता है। ये अपने जीवन में कई बार अफ्रीकी तट की यात्रा करता है, कई बार अफ्रीका के तट की यात्रा करता है। और जब कई बार यात्रा करता है तो क्या करता है? अफ्रीका के तट का एक नक्शा बनाने का प्रयास करता है। अब एक नक्शा बना देने से क्या होता है कि लोग आइडिया होता है कि देखो जी इधर ये है, इधर ये है, तो अगला जो व्यापारी, अगला जो कोई नाविक जाएगा तो उसको बहुत दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे क्रिकेट, तो क्या होता था कि सामने मान लो झाड़ी रहता था तो बॉल उसमें चला जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक पत्थर फेंकते थे कि जैसे बॉल गया हो कहीं पत्थर भी उसी डायरेक्शन में गिरा जाए। और ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी सक्सेस हो जाता था, उसी के आसपास बॉल मिल जाता था। तो हेनरी ने क्या किया, अफ्रीका का नक्शा खींचने का प्रयास किया, और उस समय एक नया प्रयोग किया इसने। इसलिए देखोगे हेनरी का नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है, हेनरी द नेविएटर, और ये बहुत आगे वाले लोगों को मदद किया। फिर जो दूसरा व्यक्ति है जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, और ये नाम कौन है, तो नाम सुने होंगे बार्थोलोमस डियोस। इसको बोलते हैं बार्थोलोमियो, लोमियो, और टाइटल है डियास, डियाज, डियाज। नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज। इसने क्या किया, तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड की यात्रा की। मतलब क्या किया, ये अफ्रीका में, आप लोग सुनने को टी पॉइंट पर, अफ्रीका के एकदम लास्ट पोर्शन में, वर्ल्ड मैप में आ जाइए तो लास्ट पोर्शन में अफ्रीका में यहां पर क्या है, ये यहां से शुरू करता है, पुर्तगाल से शुरू करता है। इसके पास मैप का आइडिया था, ये होते होते यहां तक आ गया। तो आधा रास्ता खत्म हो चुका है। अगर यहां तक आ चुका है बार्थोलोमियो डियाज, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। केप ऑफ गुड तक पहुंच चुका है, केप ऑफ गुड हो चुकी है। और जब तीसरा व्यक्ति है, एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डिगामा। नाम सुने ही होंगे, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। वो क्या करता है, यहां से निकलता है और कालीकट पहुंच जाता है। ये तो अलग कहानी है कैसे कालीकट पहुंचता है, तो वास्को डिगामा तो देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का और नाम लिखना याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मैगलेन। मैगलेन, यह भी क्या था, पुर्तगाली था। वो क्या करता है, थोड़ा सा मैप नीचे करने दीजिए हमको। थोड़ा सा नीचे करने दीजिए। ये व्यक्ति का नाम क्या है, ये व्यक्ति का नाम है मैगलिन। ये क्या करता है, यह निकलता है यहां से और पूरा चक्कर लगाते हुए यहां घूमता है। देखोगे इसको बोलते हैं क्या, पैसिफिक ओशियन, हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये पहला व्यक्ति है। तुम देखोगे यहां पर मैगलिन स्ट्रेन भी बोलते हैं, अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो मैगलिन स्ट्रेन भी बोला जाता है, इसी ने खोजा था। तो ये पहला बार जब पहुंचता है प्रशांत महासागर में, तो देखता है प्रशांत महासागर, आपको पता होगा बहुत बड़ा है, बहुत गहराई है उसमें, तो एकदम शांत दिखता है। इसलिए इसका नाम ही रखा है पैसिफिक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशांत। आज भी देखे होंगे जो बड़े लोग होते हैं बड़ा स्थिर धीम होते हैं, और हम लोग के गांव में कहावत क्या, अधगड़ गगड़ी छलकत जाए। तो प्रशांत में गया तो एकदम शांत देखा एकदम, तो उसने देखा कि नहीं, इसका नाम प्रशांत महासागर कर दिया। और यह पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री यात्रा के क्रम में पूरे विश्व का एक चक्कर लगाया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में पुर्तगाली वास्को डिगामा से शुरू करेंगे, ताकि आपको एक जर्नी समझ में आ रहा हो कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दूसरा चीज और बोलेंगे कि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में, आप सेक्शन में कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तीसरा चीज, हम फिर कोशिश करेंगे कि मंडे से
हो सकता है कल कल तो संडे है तो कल हम एक वीडियो देंगे ही देंगे, पुर्तगाली पर वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अगले सप्ताह से क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे वीडियो देंगे, सैटरडे को कोशिश करेंगे लाइव आके जितना भी एक सप्ताह पढ़ाएं उसको कैसे रिवाइज कर दें, कैसे रिवाइज करके कैसे उसको याद करें, और एक बार लाइव जुड़ जाएंगे तो फिर आप लोग को भी बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर धन्यवाद।